इस सदन में जिस बिल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक बिल या कानून तक सीमित नहीं है, राजस्थान का भविष्य। इस बात को अगर गंभीरता से हम समझेंगे जब एक सकारात्मक दिशा में हम लोग जा पाएंगे। सभापति महोदय, कोचिंग बिल, ये कोचिंग संस्थाएं राजस्थान में दो तरह की कोचिंग राजस्थान में हो रही है। एक स्कूली शिक्षा में जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसके माध्यम से जो देश की प्रतिष्ठित संस्था है उनमें एडमिशन के लिए, जिसका कोटा एक अपने आप में केंद्र बना हुआ है, और दूसरी सरकारी नौकरी पाने के लिए जो परीक्षा प्रणाली हम सब लोगों ने मिलकर तय करे हुए है, उस परीक्षा प्रणाली में सफल होने के लिए कोचिंग संस्थाएं है वो। सभापति महोदय, ये कोचिंग संस्थाएं दोनों के संदर्भ में अगर कहीं भी गलत है तो हम सब लोग हैं। उन संस्थाओं में एडमिशन के संदर्भ में क्या इस तरह के परीक्षा पेपर हम लोग नहीं बना सकते हैं जो स्कूली शिक्षा के सिलेबस के आधार पर हो? हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? आज ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। क्या हम प्रदेश के साथ में, देश के साथ में, या कोचिंग संस्थाओं के साथ में? अगर इसका उत्तर ढूंढेंगे तो हम लोग सब उन कोचिंग संस्थाओं के साथ में नजर आते हैं। जो सरकारी नौकरी के संदर्भ के अंदर जो हमने व्यवस्था कर रखी है, परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने जो बना रखी है, क्या वो परीक्षा प्रणाली उस विद्यालय और कॉलेज की तरफ हमारे विद्यार्थियों को लेकर जा रही है या इन कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रही है? उसका उत्तर है, जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने बना रखी है वो कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रहे हैं। क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस परीक्षा प्रणाली को ही हम लोग बदले? पर हम लोग सब मौन हैं, शांत हैं, और कई हद तक हम लोग उससे सहमति भी देते हैं। जो संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के विद्यार्थी नौकरियों के लिए परीक्षा दे रहे हैं, क्या वो संस्थाएं आरपीएससी जैसे निष्पक्ष है? क्या उसके अंदर जो नियुक्ति की जा रही है उनके पैमाने क्या है? क्या जातीय तौर के ऊपर हम लोग देखकर उसमें सदस्य नियुक्त कर रहे हैं, या उस सदस्य की योग्यता और निष्पक्षता के तौर पर कर रहे हैं? सभापति महोदय, निष्पक्ष तौर पर इसका उत्तर ढूंढे। कोई भी सरकार हो, जो आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति का आधार हम किसी न किसी पक्षीय तौर पर करते हैं, उसके निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर नहीं करते हैं। इस जाति का होना चाहिए, इस विचारधारा का होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, तेरा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इसका आकलन करे आरपीएससी के सदस्य के तौर के ऊपर, उसको जवाब मिल जाएगा कि हम लोगों की मंशा क्या है, हम लोगों की नीति क्या है। फिर जो पेपर ये व्यवस्था और ये संस्थाएं बना रही है, और उस पेपर के अंदर क्या खेल हो रहा है? हम लोग सब बहुत बातें करते हैं, पेपर लीक, पेपर लीक। उस पेपर लीक का मूल आधार ये दोनों है, परीक्षा प्रणाली और वो संस्थाएं। उसके तरफ हम लोग कभी भी बात नहीं करते, और उसको हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? ये सवाल उठता कि पेपर लीक होते हैं? हाँ, हो रहे हैं। परीक्षा प्रणाली गलत है? हाँ, परीक्षा प्रणाली गलत है। ये संस्था गलत है? हाँ, गलत है। जब इन तीनों सवालों का किसी से भी अगर हम लोग सवाल करें उसका उत्तर यह है, तो उसका समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? ये सदन ढूंढेगा या और कोई ढूंढेंगे? मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी, पूरे की पूरी जिम्मेवारी हमने ब्यूरोक्रेसी को दे दी।
सरकार के संदर्भ में भी ये बातें आ रही कि सरकार कौन चला रहा है, कौन सी आदर्शी ताकत सरकार चला रही है। तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुख्य हैं वो चला रहे हैं। तो सरकार चलाने का तो आप लोगों का अधिकार है, कैबिनेट को आप किसी से चलवा सकते हो, पर राजस्थान का भविष्य की जिम्मेवारी तो आप लोगों के ऊपर है। सिर्फ आप उन ब्यूरोक्रेट के ऊपर छोड़ोगे या वो आप खुद निभाओगे? ये जिम्मेवारी आपको निभानी चाहिए कि ये जो व्यवस्था हमने इसके संदर्भ में करी है। सभापति महोदय, पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान रही है और प्रचार प्रसार भी हो रहा, और हजारों करोड़ रुपए कल ही देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सेमीकंडक्टर के बारे में अपनी उपलब्धि दुनिया को बताई। हम सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो कोचिंग संस्था ही है, पूरी की पूरी कोचिंग संस्था के संदर्भ में शिक्षा मंत्री जी, आपने सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग संस्थाओं के संदर्भ में इस पूरे के पूरे बिल के अंदर बात की। क्या ऑफलाइन कोचिंग संस्था ही आज के समय में चल रही है और कोई व्यवस्था है? ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन चल रही है। भविष्य के अंदर भी ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन के अंदर यह व्यवस्था हो जाएगी। पर आज ये बिल बनाते वक्त हम लोग इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे। मैं उदाहरण लाता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारे खुद के धार में एक कोचिंग संस्था है। उस कोचिंग संस्था के अंदर पिछले वर्ष ही 30,000 बच्चे क्लासेस के माध्यम से कोचिंग ले रहे थे, और ऑनलाइन 7 लाख। यह अनुपात है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। उसके बावजूद भी हम लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है सभापति महोदय जी, आने वाला वक्त किसका? आने वाला वक्त को अगर हम लोग समझेंगे तो ये एआई का है, वर्चुअल रियलिटी का है, वर्चुअल लैब का है, 3D मॉडल का है, इंटरैक्टिव, इन सब का आने वाला वक्त है। अगर इसको हम लोग अगर नहीं समझेंगे और इस संदर्भ में हम लोग फैसला नहीं करेंगे तो कौन फैसला करेगा? सभापति महोदय, पूरी दुनिया कोचिंग का एक मॉडल जिसके संदर्भ में चिंतित हो रहे हैं, हमारे सबसे सीनियर हरिमोहन जी भी चिंतित हो रहे हैं, कोटा का मॉडल। सभापति महोदय, ये कोटा का मॉडल इकलौता मॉडल नहीं है। ये हम लोगों की विफलता है कि हम आज समाज में सिर्फ कोटा का मॉडल और इन कोचिंग क्लासों का मॉडल दे रहे हैं। ये जो थार का मॉडल है, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान और दुनिया को बताना चाहता हूं। यह कोचिंग संस्थाओं के अलावा और भी मॉडल है इस राजस्थान के अंदर। मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। बाड़मेर के अंदर 50 विलेजर्स नाम की संस्था है। वहां बच्चों को निशुल्क 0 शुल्क के ऊपर स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे लाकर, और बच्चों की योग्यता क्या, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय से आई। उन बच्चों को वो 50 विलेजर्स पढ़ा रही है, और उनका सक्सेस रेशियो क्या है? सभापति महोदय, 140 बच्चे उसके माध्यम से मेडिकल के अंदर सफल हुए, 23 एम्स में गई हैं। 100% बच्चे जो वहां हैं, 100% बच्चे, इस साल वहां 70 बच्चियां हैं और 112 बच्चे हैं। 100% बच्चे या तो मेडिकल कॉलेज के अंदर उन लोगों का दाखिला हुआ है या फिर सरकारी नौकरी लगी है। 100% मॉडल की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञापन की दुनिया है, भ्रांति की दुनिया, उसके अंदर सच्चाई को अगर हम लोग ये आपस में उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सभापति महोदय, अपनी इसके अलावा सदस्य अपनी बात जल्दी समाप्त करेंगे तो दूसरे बहुत सारा। सभापति महोदय, इन कोचिंग क्लासों के लिए तो पूरी व्यवस्था हुई हुई है, उनकी बात के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है, उनके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। पर इस राजस्थान के उन नौजवानों के लिए कौन लगेगा? सभापति महोदय, अगर आप संरक्षण नहीं दोगे तो
ये इकलौता मॉडल नहीं है। बाड़मेर के अंदर एक वीरेंद्र धाम का मॉडल है। हेमाराम जी चौधरी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम से वो कराए। पूरी की पूरी उस संस्था के अंदर बच्चा रह रहा है, उसमें जाति धर्म राजनीतिक विचारधारा नहीं, उसका पूरा का पूरा अध्ययन की व्यवस्था वो कर रहे हैं। ये दो मॉडल नहीं है, किसान बोर्डिंग के तौर पर भी है। सभापति महोदय, इन व्यवस्था के अंतर्गत जो कोचिंग ले रहा है, उनके साथ ये जो बिल आपने बनाया, इस बिल के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, उसके बारे में आप लोग ने सोचा भी नहीं। उसके लिए आपने कोई प्रावधान ही नहीं किया। आपने एक और प्रावधान किया कि सरकारी शिक्षक इन कोचिंग संस्थाओं के अंदर नहीं। हां, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बिल बनाते वक्त उन कोचिंग संस्थाओं को संरक्षण करने की सोच रखी है, क्योंकि तमाम दूसरा मॉडल है, उसमें निःशुल्क तौर के ऊपर और कम आर्थिक तौर के ऊपर कौन पढ़ाएगा? शिक्षा मंत्री जी, वो सरकारी शिक्षक ही है, जिनको आप लाखों और करोड़ों रुपए की तनख्वाह नहीं दे सकते हो, और वो रास्ता भी आप रोक रहे हो उस बिल के माध्यम से। उनको कौन संरक्षण देगा अगर हम सदन नहीं देंगे तो? हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी उनके माध्यम से सफल होकर राजस्थान में है। मेरा निवेदन है सभापति महोदय, आप उनका संरक्षण करो, क्योंकि आज हमने देश में व्यवस्था क्या कर ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं सभापति महोदय, कंपैरेटिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 का कह रहे हैं कि हमने हमारे विद्यालय बच्चों को 75% विद्यालय बच्चों को कोचिंग कक्षाओं के तरफ धकेल दिया। क्या हम उन बच्चों को अच्छा योग्य नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं? और ये परिवार वहां धकेल क्यों रहे हैं? उन परिवार को लक्ष्य यह है कि हमारे बच्चों को न्यूनतम सुरक्षा मिल जाए, नौकरी के माध्यम से न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिल जाए। ईमानदारी से हम लोग नहीं कर रहे हैं। विज्ञापन की चकाचौंध के अंदर, हजारों करोड़ के विज्ञापन के अंदर उस कोटा की इंडस्ट्री के बारे में चिंता कर रहे हैं, सदन में कर रहे हैं, पर इन बच्चों को हम लोग ये ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं कि बच्चों सरकारी नौकरियां नहीं है। तुम जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अपनी योग्यता खत्म कर रहे हो, सिर्फ इकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद तुम योग्य नागरिक के तौर पर योगदान नहीं कर पाओगे। सभापति महोदय, कौन बताएगा? ये हम नहीं बता रहे हैं। ये घंटियां हम लोगों के लिए ही है, ये व्यवस्था हम लोगों के लिए ही है। उन कोचिंग कक्षाओं के लिए तो कई मॉडल है, उनका संरक्षण सब कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। लोकसभा के अंदर जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आप यहां कर रहे हो, वो वहां कर रहे हैं, पर इन गरीब बच्चों को, सामान्य बच्चों को कौन उनका ध्यान रखेगा? आज जो ये व्यवस्था हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से दी है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अब समय आ चुका है। इस व्यवस्थाओं को अगर अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। नारे कुछ भी कर रहे हैं, जय जय राजस्थान, पर ये फैसले जय जय राजस्थान के नहीं है। इस राजस्थान को हम लोग पीछे धकेल चुके हैं, इस राजस्थान को खत्म नहीं होने दे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार के अंदर संपूर्ण कमियां है और हम लोग संपूर्ण बिल्कुल पूर्ण तरह हम लोग ठीक। प्लीज सदस्य अपनी बात मेरा निवेदन है सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो बिल लेकर आई हैं, इस बिल के माध्यम से राजस्थान को न्याय नहीं मिल रहा है। बड़े लोगों को न्याय जरूर मिल रहा है। हजारों करोड़, 12,500 करोड़ से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री के रूप में आप लोगों ने पहचान बना दी है। इंडस्ट्री का संरक्षण करना ही उप मुख्यमंत्री जी आपका इकलौता कर्तव्य नहीं है। राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों का संरक्षण करो। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आपसे नम्र निवेदन है। राम जी गोदारा।
हाथ जोड़कर निवेदन है कि राजस्थान को बचा लो। इतिहास लिखा जाएगा तो हम सब लोग राजस्थान को खत्म करने वालों के अंदर गिनती में आएंगे। मेरा निवेदन है, आप नम्र निवेदन है, इस राजस्थान को बचा लो, राजस्थान को बचा लो, राजस्थान को बचा लो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।